Hello, my dear students. I am Sivraj Singh Bist. Welcome you to this English online class. Today I am going to tell you about the special topic of your English grammar section, and it is the first section A. That one is reading section. So today we will learn unseen passage. So my dear students, all of first you must understand the definition of unseen. Definition of unseen, what is unseen? All of first, it is very necessary to understand, all of you. Definition of unseen means that cannot be seen. That cannot be seen means to say, जिसको पहले आपने कभी देखा ना हो, not seen before, उसको हम unseen passage कहते हैं. Unseen, that cannot be seen, या as well as we can say that not seen before, जिसको आपने पहले देखा न हो, उसको अनसीन पैसेज कहते हैं. तो इन योर एग्जामिनेशन अ पैसेज अबाउट 600 to 700 वर्ड्स कैरिंग 12 मार्क्स एंड अनदर पैसेज ऑफ अबाउट 350 एंड 500 वर्ड्स कैरिंग इन 8 मार्क्स. ये आपके एग्जामिनेशन में आता है. टू अनसीन पैसेजेस विद अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडिंग 3 मार्क्स फॉर वोकैबुलरी सच एज वर्ड फॉर्मेशन एंड inferring meaning and 5 marks for note making. So there are two unseen passages. First unseen passage, second the unseen passage which including of your syllabus, that one is note making. तो दो ये पैसेज आपके अनसीन पैसेज आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड. फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो 12 नंबर का और सेकंड क्वेश्चन जो होता है वो 8 नंबर का होता है. तो टुडे वी विल टॉक अबाउट अनसीन पैसेज. तो डेफिनेशन ऑफ अनसीन मैंने पहले ही आपको बता दिया, दैट कैन नॉट बी सीन, जिसको हमने पहले देखा ना हो. नॉट सीन बिफोर, दैट कैन नॉट बी सीन, नॉट सीन बिफोर, जिसको पहले हमने देखा ना हो उसको हम अनसीन कहते हैं. अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपको यह समझना बहुत जरूरी होगा, देयर आर 3 वर्ड्स आई रोट हियर. फर्स्ट वन इज कंपोजिशन, सेकेंड वन इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड थर्ड वन इज comprehension. These 3 words are very important for your course. Yeah, as well as we can say that it is very important for literature. ये साहित्य के 3 महत्वपूर्ण शब्द हैं. फर्स्ट वन इज कंपोजिशन, सेकेंड कॉम्प्रिहेंसिव और थर्ड जो है वह है आपका कॉम्प्रिहेंशन. तो ये किस तरीके से इनका क्या मीन्स होता है, आप जब अनसीन पैसेज सॉल्व कर रहे होते हैं तो उससे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी होता है. कंपोजिशन किसे कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव किसे कहा जाता है और कॉम्प्रिहेंशन किसे कहते हैं. ये पढ़ने में एक जैसे सिमिलर लग रहे हैं. तो कंपोजिशन मीन्स होता है नैरेटिव वर्क ऑफ लिटरेचर. नैरेटिव वर्णनात्मक जो कार्य होता है, नैरेटिव वर्क ऑफ लिटरेचर, साहित्य में जो वर्णनात्मक कार्य होता है उसको हम कहते हैं कंपोजिशन. वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, एट एनी काइंड, एट एनी फॉर्म ऑफ लिटरेचर. वो कोई भी फॉर्म हो सकती है लिटरेचर की. लाइक एसेज हो सकते हैं, इट मे बी पॉसिबल एसेज. अब यहां पर बात आती है एसेज. एसेज किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीन्स ऑफ एसेज. एसेज मीन्स होता है निबंध, जिसको हम कहते हैं वो एसेज कहलाते हैं. सेकेंड वन इज आपका बायोग्राफीज होती हैं विभिन्न प्रकार की, ऑटोबायोग्राफी होती हैं. ये सारी चीजें आपकी वह लिटरेचर के अंतर्गत आती हैं. तो ये नैरेटिव वर्क ऑफ लिटरेचर है आपका. एसेज निबंध को कहा हमने, बायोग्राफीज जो जीवनी है ना, ऑटोबायोग्राफी आत्म कथाएं जो हैं, ये सारी चीजें आपके कंपोजिशन के अंतर्गत आती है. कोई फिक्शन हो सकता है, कोई ऐसे हो सकता है, कोई ड्रामा का पार्ट हो सकता है ना. ये सारी चीजें आपकी कंपोजिशन में आती है. अब बात आती है कि जब हम कंपोजिशन को समझ जाते हैं तो सेकंड वन इज कॉम्प्रिहेंसिव. अब कॉम्प्रिहेंसिव क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है एवरीथिंग दैट इज कनेक्टेड विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. एवरीथिंग, सब कुछ, दैट इज कनेक्टेड, जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी विशेष विषय के बारे में. एज वेल एज ऐसे, एज वेल एज बायोग्राफी, एज वेल एज ऑटोबायोग्राफी, एज वेल एज फिक्शन. तो उसमें जो एक चीज वो पूर्ण रूप से उसके साथ जुड़ा होता है. फिक्शन होगा तो पूर्ण फिक्शन होगा, ऐसे होगा तो पूर्ण रूप से ऐसे होगा, बायोग्राफी होगी तो पूर्ण रूप से बायोग्राफी होगी, ऑटोबायोग्राफी होगी तो पूर्ण रूप से ऑटोबायोग्राफी होगी. ड्रामा का कोई पार्ट होगा, प्ले का कोई पार्ट होगा, तो भी एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कनेक्टेड विथ ईच टू अदर, एक दूसरे के साथ. दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव.
अब थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो चीजें जब आपकी समझ में आ गई, कंपोजिशन एंड कॉम्प्रिहेंशन, तो होप सो आप इनको समझ गए होंगे कि कंपोजिशन क्या है और कॉम्प्रिहेंसिव क्या है। अब बात करते हैं, वी विल नाउ अगेन वी विल टॉक अबाउट कॉम्प्रिहेंशन। व्हाट इज कॉम्प्रिहेंशन? यू नो माय डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्रिहेंशन मीन्स होता है द एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंड, द एबिलिटी ऑफ ग्रेस्पिंग, समझने की जो शक्ति होती है, द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, द पावर ऑफ ग्रेस्पिंग, है ना। तो जो शक्ति हमारी समझने की जो शक्ति होती है उसको कहा जाता है कॉम्प्रिहेंशन, द एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंड एनीथिंग। ठीक है, अब ये कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या चीजें आ गई भाई? इसमें आपकी लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है, आपका जो है उसके बाद अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है, उसके अलावा आपका राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है, यानी कि आपकी सुनने की जो पावर है वो हो सकती है, समझने की शक्ति है वो हो सकती है, लिखने की जो शक्ति है वो हो सकती है। आमतौर पर आप देखते हैं कि पहले आप किसी चीज को सुनते हैं, समझते हैं, एंड देन आप क्या करते हैं, उसको लिखते हैं। और वो तीन चीजें ही, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग, ये तीन चीजें आपकी अनसीन पैराग्राफ में आती हैं। इसमें यही जांचा जाता है कि आपको किसी पैसेज को आप कितना समझ रहे हैं, और कितना समझने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद कितना उसको आप लिख पा रहे हैं। तो देयर आर थ्री थिंग्स, है ना, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग और राइटिंग। ये जो है इसकी अनसीन पैसेज की फाउंडेशन है, आधारशिला है। तो ये तीन चीजें यहां पर हो गई हैं, कंपोजिशन हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, और आपका कॉम्प्रिहेंशन हो गया। जब इसको आप समझ गए हैं, नाउ अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पैसेजेस। अब जो पैसेज होते हैं, जो पैराग्राफ्स होते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन आते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पैसेजेस, तीन प्रकार के पैसेज होते हैं। फर्स्ट वन इज फैक्चुअल पैसेज, इसको कहते हैं फैक्चुअल पैसेज कहा जाता है। सेकेंड वन इज डिस्कशन पैसेज, एंड थर्ड वन इज लिटरेरी पैसेज। तो व्हाट इज फैक्चुअल पैसेज? तो फैक्चुअल पैसेज क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इंस्ट्रक्शन बेस्ड, यानी कि जिसमें विभिन्न प्रकार के क्या दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, उसको कहा जाता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब दिशा निर्देश से संबंधित हो सकता है, डिस्क्रिप्शन से संबंधित हो सकता है, डिस्क्रिप्शन विभिन्न प्रकार के, ये रिपोर्ट से रिलेटेड हो सकता है ना। और सेकंड वन इज आपका आया डिस्कशन पैसेज। अब डिस्कशन पैसेज के अंदर क्या हो सकता है? ओपिनियन हो सकती है, इसमें आपकी ओपिनियन एग्जाम्पल के रूप में आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकती है, तार्किक हो सकती है, परसुएसिव हो सकती है ना। उसके अलावा इंटरप्रेटिव, व्याख्यात्मक हो सकती है। तो अलग अलग तरीके से ये डिस्कशन पैसेज के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपका जो है ये आर्ग्यूमेंटेटिव, दिशा निर्देश से संबंधित, परसुएसिव, प्रेरक संबंधित, दूसरे को प्रेरणा देने का काम करता है, इंस्पायरिंग जिसको हम कहते हैं, ऐसे कोई पैसेज हो सकते हैं। इंटरप्रेटेटिव हो सकते हैं, व्याख्यात्मक हो सकते हैं, किसी टेक्स्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये जो है आपका, यह आ गया सेकंड डिस्कशन पैसेज में। और तीसरा जो आया आपका इसमें, वो आया आपका लिटरेरी पैसेज। अब लिटरेरी पैसेज आप समझ रहे हैं, लिटरेरी पैसेज का मतलब है इसमें ये किसी फिक्शन से रिलेटेड हो सकता है, फिक्शन का मतलब आप जानते हैं प्रोज हो गया, किसी ड्रामा का पार्ट हो सकता है, नाटक का पार्ट हो सकता है, किसी पोइट्री का पार्ट हो सकता है, किसी ऐसे निबंध का पार्ट हो सकता है, किसी जीवनी आत्मकथा से रिलेटेड पार्ट हो सकता है। तो ये तीन प्रकार के पैसेज आ गए आपके। अब आप समझ गए होंगे, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पैसेजेस इंक्लूडिंग ऑफ अनसीन पैसेज। फर्स्ट काइंड ऑफ पैसेज, दैट वन इज फैक्चुअल पैसेज, सेकंड काइंड ऑफ पैसेज दैट कॉल्ड डिस्कशन पैसेज, एंड थर्ड काइंड ऑफ पैसेज दैट कॉल्ड लिटरेरी पैसेज। तो तीन पैसेज आपके ये फैक्चुअल, डिस्कशन और उसके अलावा लिटरेरी पैसेज हो गए। अब जब आप ये समझ गए कि तीन प्रकार के पैसेज हमारे हो गए हैं, तो अब बात आती है हाउ टू सॉल्व द अनसीन पैसेज। आप अनसीन पैसेज को सॉल्व कैसे करेंगे इन योर एग्जामिनेशन हॉल? हाउ टू सॉल्व द अनसीन पैसेज, कैसे करेंगे आप इसको? सॉरी, हाउ टू सॉल्व द अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का तरीका जो है, अभी तक आपने ये पढ़ा होगा कि पहले पैसेज को पढ़िए, फिर उसके क्वेश्चंस देखिए, लेकिन टुडे आई एम गिविंग टू सम ट्रिक्स हाउ कैन यू सॉल्व द अनसीन पैसेज इन योर एग्जामिनेशन।
इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको तरीके बता रहा हूं जिससे आप अनसीन पैसेज, क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया है कि अनसीन पैसेज आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फर्स्ट होता है, चाहे आपका इंटर फर्स्ट ईयर हो या बोर्ड का एग्जाम आप दे रहे हो। एक बार अगर आप इनको बनाने सीख गए हैं तो आपके 12 नंबर का ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं, पूरे पैसेज को उतार देते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो देखिए आपने क्या करना है, कैसे बनाएंगे इसको। अभी मैं जब पैसेज एक्सरसाइज आपको दूंगा तो आपने इस वे में उसको बनाना है। देखिए क्या करेंगे आप, ऑल ऑफ फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। आई एम नॉट सेइंग कि ऑल ऑफ फर्स्ट रीड द पैसेज केयरफुली, आई एम सेइंग दैट ऑल ऑफ फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग लाइक दिस कि आप पहले पैसेज को पढ़िए। मैं ये कह रहा हूं, आई एम सेइंग लाइक दिस कि ऑल ऑफ फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़िए कि कितने क्वेश्चन उसमें आए। जब आपने क्वेश्चंस पढ़ दिए तो उसके बाद आप क्या करिए, रीड द पैरा फर्स्ट। आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए और पैराग्राफ पढ़ने के बाद क्या करिए उसको, यू मस्ट अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द पैरा, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैरा, नॉट द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड ऑफ द पैरा। आपको उस पैरा के प्रत्येक वर्ड का अर्थ समझ करके उसको ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, यू कैन ओनली ग्रैस्प, यू कैन ओनली अंडरस्टैंड द सब्सटेंस एज वेल एज द मेन सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैरा। आपने फर्स्ट पैरा पढ़ लिया। फर्स्ट पैरा पढ़ने के बाद आपको दिमाग में आपके पहले से ये कि क्वेश्चन क्या है, तो उस क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो पैरा फर्स्ट में ही होगा। तो पैरा फर्स्ट में आप हल्का सा पेंसिल का निशान वहां पे लगा लीजिए जो क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल रहा है। इससे आपका एक तो टाइम बचेगा, दूसरा आपका सेलेक्टिव रीडिंग भी हो जाएगी। सेकंड, सेलेक्ट द आंसर। आपने आंसर को सिलेक्ट कर लिया उसके फर्स्ट क्वेश्चन को, फिर क्या करिए, रीड द पैरा सेकंड। आप सेकंड पैराग्राफ को पढ़ना स्टार्ट कीजिए और उसके बाद सिलेक्ट द आंसर, फिर उसके आंसर को भी सिलेक्ट करके उसमें अंडरलाइन पेंसिल से आप कर सकते हैं। यू कैन अंडरलाइन द आंसर, सेलेक्टेड आंसर ऑफ द क्वेश्चन। एंड लास्ट, ऐसे सेम द वे, है ना, सेम दिस मैनर आप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को भी यू कैन सॉल्व। आप उसको तीसरे और चौथे को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन टू द पॉइंट। आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, आंसर्स शुड बी सिंपल। आंसर जो होने चाहिए वो छोटे होने चाहिए, सरल शब्दों का, यू कैन यूज ओनली सिंपल वर्ड्स, है ना, सरल शब्दों का आपने प्रयोग करना है उसमें, पहली बात तो यह है। और टू द पॉइंट्स आपने आंसर लिखने की कोशिश, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू राइट द सेलेक्टिव पॉइंट्स ऑफ द पैसेज। जो उसके टू द पॉइंट्स आपने उत्तर देने हैं। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो क्वेश्चन फोर्थ तक का उसमें आते हैं वो क्वेश्चन आपको देना है। और इसमें एक बात मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज योर नेम, मैंने यहां पर लिखा व्हाट इज योर नेम, ये आपका नाम क्या है, मैं इतना ही पूछ रहा हूं। ये क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो व्हाट इज योर नेम मैंने अगर लिख दिया है यहां पर, तो आपको आंसर भी इसका 1 नंबर लाइक ही देना होगा। जिसका नाम मोहन है तो उसने सीधे लिख दिया मोहन। ठीक है, इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है कि माई नेम इज मोहन, तो आपने उत्तर लिख दिया मोहन। 1 नंबर का क्वेश्चन है। सपोज करिए यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर वो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो तब आपने लिखना है कि माई नेम इज मोहन, माई नेम इज मोहन, नेम इज मोहन। ये अब यहां पर जो मैंने आपको बताया, ये तरीका ये है कि क्वेश्चन अगर 1 नंबर का है, आपका आंसर भी, योर आंसर शुड बी ओनली कैरिंग 1 मार्क, है ना, 1 ही नंबर का होना चाहिए। और अगर 2 नंबर का है तो शुड बी 2 मार्क्स, 2 नंबर का होना चाहिए। उसमें आपका टाइम आपने वेस्ट नहीं करना है। तो जैसे पूछा जाता है व्हाट इज द नेम ऑफ योर प्राइम मिनिस्टर, अब प्राइम मिनिस्टर का नाम लिखना है तो आप उसका शॉर्ट में उसका नाम लिख दीजिए, खत्म बात, वो 1 नंबर का क्वेश्चन है। और जहां पर आपने पूरा पैराग्राफ उतारने की मैंने पहले भी बता दिया कि आंसर शुड बी ब्रीफ नॉट लेंथी, उनको लंबा नहीं होना है। उसके बाद बात आती है उसका अगला जो क्वेश्चन होता है वो होता है वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी, अब वोकैबुलरी में जो है आमतौर पर एग्जाम में ये आपका 1-1 नंबर के 3 पूछे जाते हैं, तीन पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में इसको अपोजिट वर्ड पूछ लिया जाता है, अपोजिट एंटोनियम्स जिसको हम कहते हैं, एंटोनियम्स भी इसको कहा जाता है, एंटोनियम्स करके भी आ सकता है एग्जाम में आपकी। और उसके अलावा ये सिमिलर वर्ड, ये सिनोनिम्स करके आ सकता है।
ये इस तरीके से आता है। और ये वर्ड मीनिंग जो है ये सिमिलियर मीनिंग करके भी आ सकता है, सिमिलियर, ये इस तरीके से भी आ सकता है। तो एग्जाम में आपने देना है एंटोनिम्स का मतलब अपोजिट लिखना है, आपने विलोम लिखना है उस शब्द का। सिमिलियर का मतलब उसका सिनोनिम लिखना है, एक जैसा लिखना है। वर्ड मीनिंग वही सिमिलियर, एक जैसा शब्द। फ्रेज, पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कॉल्ड अ फ्रेज, वो फ्रेज हो गया, वाक्यांश हो गया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, शब्द समूह के लिए एक शब्द, कभी कोई सेंटेंस आपको दिया जाता है, उसके बारे में आपको जो है एक वर्ड लिखना पड़ता है ना, एक वर्ड उसके लिए लिखा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है वो। तो इस तरीके से आपको ये लिखना होता है ना। जैसे हमने कहा कि बच्चों के पढ़ने का स्थान, हमने कहा है ना, स्टूडेंट्स वेर गो एंड अचीव एजुकेशन, ये हमने कह दिया। तो तुमने लिख दिया भाई क्या है, स्कूल। ठीक है, कि जहां पर बच्चे जाते हैं और पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है, हमने कह दिया स्कूल। ऐसे ही आप हमने कह दिया ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ये कलेक्टिव नाउन में हो गया, तो हमने कह दिया आर्मी, है ना। तो इस तरीके से ग्रुप ऑफ हमने ऐसे कह दिया ग्रुप ऑफ कीज, ये ग्रुप ऑफ कीज जो है वो बंच। ग्रुप ऑफ ग्रेप्स, है ना, हमने इस तरीके से जो है ये बंच, ये इस तरीके से जो है हमने अलग अलग तरीके से ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अलग अलग प्रकार के इन अनसीन पैसेज को बनाने के तरीका है। तो जब भी आप लिखते हैं आपके आंसर शुड बी सिंपल, आंसर छोटे होने चाहिए, लंबे आंसर्स का आपने यूज नहीं करना है। ये रीडिंग स्किल है, तो रीडिंग स्किल में आपको एग्जाम में आता है रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, इस तरीके से एग्जाम में आपके आता है। तो आपने बहुत सावधानी पूर्वक इन क्वेश्चंस को हल करना है। तो आज मैंने आपको बताया हाउ टू टैकल द अनसीन पैसेज, कि अनसीन पैसेज को किस तरीके से हम एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर आपको एक चीज बताई थी कि छोटी सी चीज में लिख रहा हूं, मैंने सिंपल सा एक एग्जाम्पल यहां पर दिया। हमने कहा कि हम कोई भी क्वेश्चन यहां पर लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया आपका, कुछ भी आया है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर नेशन। अभी हमने नाम पूछा, नेम ऑफ योर नेशन, ये मैंने पूछा कि आपके राष्ट्र का क्या नाम है, नेम। अब आपने आंसर लिखना है यहां पर, तो आंसर आपको यहां पर लिखा हुआ है इंडिया इज द नेम ऑफ अ नॉर्दर्न कंट्री, ये इस तरीके से ये आगे को हमने इस पैराग्राफ को बढ़ाया। अब आपने देखा कि यहां से यहां तक ये एक पैराग्राफ आपका बन रहा है, ये पैराग्राफ बन रहा है। तो अब प्रश्न पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ योर नेशन। आपने जो है पहले क्वेश्चन पढ़ लिया था व्हाट इज द नेम ऑफ योर नेशन, कि आपकी नेशन का क्या नाम है। इंडिया इज द नेम ऑफ अ नॉर्दर्न कंट्री, यहां पर आपने देख लिया है ना, इंडिया इज द नेम ऑफ ए नॉर्दर्न कंट्री। तो आपको पता है इंडिया इज द नेम ऑफ योर नेशन, तो यहां पर हमने आगे को इसको लेने की आवश्यकता नहीं है, आपने सीधे इंडिया यहां पर लिख दिया, आपने लिख दिया इंडिया। ये तो ये एक नंबर का आपका क्वेश्चन था, तो एक नंबर के क्वेश्चन में आपको एक नंबर इसमें मिल जाएगा। इस तरीके से आपने बनाना है। अब हमने लिखा यहां पर फॉर एग्जाम्पल, हमने लिखा अलग अलग तरीके से, हमने अलग अलग तरीके में जो है इसको लिखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से आपका आता है, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द सेम एज। तो पिक आउट आता है, पिक आउट मीन्स आपने सेलेक्ट करना है, पिक आउट द मीनिंग आ गई, पिक आउट द वर्ड आ गया। तो इसमें आपने देखा कि पहला वर्ड आपको कोई दिया है, कोई वर्ड आपको दे रखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट में लिख देता हूं यहां पर, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट एक शब्द लिखा मैंने, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। पिक आउट द सिमिलियर मीनिंग, और ऊपर लिख दिया मैंने पिक आउट द सिमिलियर मीनिंग, सिमिलियर मीनिंग ऑफ द वर्ड, मीनिंग ये लिख दिया। और नीचे वर्ड दे रखा आपको स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। अब स्ट्रॉन्ग इफेक्ट का मतलब आपने देखा पैराग्राफ फर्स्ट देखा आपने, पैरा फर्स्ट में है, ये इसमें दिया होगा पैरा फर्स्ट, तो आपने पैरा फर्स्ट में ही देखना है। तो पैरा फर्स्ट में ही आपको इस स्ट्रॉन्ग, मजबूत आप समझ रहे हैं, इफेक्ट, इफेक्ट मीन्स प्रभाव होता है
है ना, ये आप समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका सिमिलर मीनिंग आपको उसमें नजर आ जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट का मतलब हमने यहां पर लिख दिया, वहां देखा इसका कहीं ना कहीं इसका कोई वर्ड वहां पर होगा, जैसे पैरा फर्स्ट में वहां पर आया है इम्पैक्ट, सपोज करो इम्पैक्ट, ये तो आपको समझ में आ गया कि इम्पैक्ट को जो है, इम्पैक्ट मीन्स भी प्रभाव होता है और स्ट्रॉन्ग इफेक्ट भी जो हो गया वो प्रभाव हो गया। तो इसके लिए ये राइट वर्ड आपने सिलेक्ट कर लिया, इम्पैक्ट। इस तरीके से हम एग्जाम में इसको जो है सॉल्व करने का काम करते हैं। तो होप सो आप लोग अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे। उसके बावजूद भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। मैं उसका आपको उत्तर बताऊंगा और आप लोग घर में मेहनत करिए। और ये स्टेप टू स्टेप हम लोग इस क्लास को चलाएंगे। इसमें जो है हम पहले ग्रामर सेक्शन, आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड करके जिस तरीके से आपके क्वेश्चन की थीम एग्जामिनेशन में होती है उसी के आधार पर मैं आपकी इस क्लासेस को लेते रहूंगा। आप अनसीन पैसेज को घर में, इसकी एक्सरसाइज हैं, अलग अलग एक्सरसाइज को आप करिए और मुझे आप चेक कराते रहिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको नोट मेकिंग की कुछ ट्रिक्स अगले वीडियो में अपने दूंगा। तब तक आप 2-3 एक्सरसाइज अपने घर में करिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।